हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय भौतिक शास्त्र का पेपर है। ये पेपर का पैटर्न कैसा था, प्रश्न कैसे पूछे गए थे, उसके उत्तर क्या होंगे, चलिए इस वीडियो में इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखें। इसमें है किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ध्रुवण। इसके बाद है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध तो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, तो ये होगा तार का पदार्थ। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो सही आंसर है ऑर्स्टर्ड। फिर यहाँ डी नंबर का है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध है। तो ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद ई नंबर में देखिए, 3H1 व 3He2 परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इनका परमाणु भार समान है, इसलिए ये समभारिक है। इसके बाद है पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो उसके अवक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं जो गति नहीं कर सकते। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव, यहाँ पर सही आंसर है घटता है, यहाँ घटता है भरना है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है वे पदार्थ हैं। तो ये वाले पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय। ये क्या हो जाएंगे? प्रतिचुंबकीय। इसके बाद है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन धारा। यहाँ पर क्या होगा? विस्थापन धारा। यदि ऐसे लिखने में समझ में नहीं आए तो आप जो है बोल आवाज़ सुनकर इसको समझ लेंगे। फिर है, परावर्ती दूरदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या है? अभिदृश्यक। फिर है, संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को खाली स्थान बैंड कहते हैं। तो संयोजकता बैंड के जो ऊपर बैंड होता है वो चालन बैंड कहलाता है। फिर पी प्रकार के अर्धचालक में खाली स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर पी प्रकार में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है। इस तरह से ये खाली स्थान इसके भरना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। पोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, ये सत्य है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, गलत है, प्रतिरोधकता घटती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, ये सही है, क्योंकि लॉरेंज बल गतिमान आवेश पर लगता है। फिर है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं, असत्य है, ये सभी माध्यमों में गमन कर सकती हैं। फिर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं, ये भी असत्य है, ये तात्विक अर्धचालक होते हैं। इस तरह से यहाँ पर सत्य असत्य हमको छांटना है। अब यहाँ प्रश्न 4 है, स्तंभ आ और स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। तो जो ये स्थिर विद्युत बल है, ये किसने दिया? कूलाम ने। प्रेरित धारा की दिशा हम किससे ज्ञात करते हैं? लेंज के नियम से। विद्युत चुंबकीय तरंग की परिकल्पना किसने दी थी? मैक्सवेल ने। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग किसने किया था? यंग ने। द्रव्य की द्वैती प्रकृति को किसने स्थापित किया था? दे ब्रागली ने। और द्रव्यमान का समतुल्यता संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इस तरह से यहाँ पर हमको जोड़ी मिलाना है। अब यहाँ पांचवा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो हम लोग जानते हैं गॉस के नियम से फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, और यदि हम यहाँ पर Q का मान 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर है किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला यंत्र का नाम लिखिए, तो ये होता है अमीटर। फिर है प्रश्न शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए, इसका मान होता है 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में। फिर है शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, तो ये पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ छठवां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ये चालक के लंबवत होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। इस तरह में कोई भी दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। फिर इसी का है अथवा वाला, समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इन विशेषताओं में कोई दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। फिर ये सातवां प्रश्न है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में दो अंतर लिखिए। तो स्वप्रेरण में लिखना है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें लिखेंगे जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फिर स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है, अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होती है। स्वप्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है और अन्योन प्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती। इस तरह से इसमें से कोई दो अंतर आप लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है। तो यहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है। यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को घटाता है, ये धारा को घटाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। फिर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में लिखना है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। इस तरह से कोई भी दो अंतर आप इसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आठवां प्रश्न है, एम्पियर के परिपथी नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो एम्पियर का जो गणितीय रूप होता है ये मैं लिख देता हूँ, तब आपसे इसका कथन भी बन जाएगा। इस तरह से ये इसका सूत्र होता है। इसको लिखते हैं, किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, और ये इसका गणितीय रूप होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए इस घेरे को बोलना है, किसी बंद पृष्ठ से, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, डी एल का मतलब रेखीय, और ये हो गया समाकलन। किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। इस तरह से एम्पियर का परिपथी नियम लिखाना है और इसका ये गणितीय रूप है। इसी तरह से यहाँ चुंबकत्व का गाउस का प्रमेय है। तो यहाँ पर यही पूरा सूत्र है, लेकिन ये बी के साथ डी एस होता है ऐसे, इसमें डी एल है, इसमें डी एस, इसका मान 0 होता है। तो इसका मतलब है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, शून्य होता है। ये चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का कथन है। तो क्या बोलेंगे,
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है और ये इसका सूत्र लिख देना है। अब यहाँ 9वां प्रश्न है, किन तरंगों को ऊष्मा तरंगें भी कहा जाता है? तो ये है अवरक्त तरंगें या अवरक्त किरणें, जो भी लिखना हो। अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगें भी कहा जाता है। इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है? तो इसमें होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो इसमें दो आंसर सिर्फ देना है, अवरक्त किरणें और ग्रीन हाउस प्रभाव। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ से सबसे अधिक तरंग आवृत्ति वाली तरंग होती है गामा किरणें, और इसका उपयोग है कैंसर के इलाज में। यहाँ पर क्या लिखना है? उपयोग कैंसर के इलाज में। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा? लिखिए। तो दर्पण के आकार में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी तीव्रता आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिबिंब क्या रहेगा? अपरिवर्तित या नहीं बदलेगा, और इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माने कम चमकीला होगा। अपरिवर्तित, लेकिन तीव्रता इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतना आपको समझना है। फिर प्रश्न है, एक प्रकाश किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है, तो प्रकाश के किरण का वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो वेग है वो कम हो जाएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। माध्यम में जो किरणें प्रवेश करती हैं उसकी आवृत्ति में बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ पर उसका वेग सघन माध्यम में वेग कम हो जाएगा और आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ है 11 नंबर में, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त दो निष्कर्ष लिखना है। तो जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है वही इसके निष्कर्ष हैं। तो कि परमाणु का केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। एक ये लिख देना है। दूसरा लिख देना है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं आप लोग, लिखना चाहें तो उसमें। तो यहाँ पर दो निष्कर्ष तो लिख दिए हैं। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक की ओर चक्कर लगाता है चारों ओर, तो अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें लिख सकते हैं। फिर नाभिकीय बलों की दो विशेषताएं लिखना है। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं कि यह स्थिर विद्युत बल से और गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक प्रबल होता है। दूसरा लिख सकते हैं ये अल्प परास का होता है, माने बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं लगता। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक समान लगता है। चौथा लिख सकते हैं ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और पांचवा लिख सकते हैं 0.8 फर्मी मीटर के लिए ये प्रतिकर्षी होता है, और इससे अधिक पर ये क्या होता है? आकर्षी होता है। इतनी दूरी पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इससे अधिक दूरी पर आकर्षण बल लगाएगा। इस तरह से ये पांच में से कोई भी दो विशेषताएं आप इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ 12वां प्रश्न है, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति के
विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाना है। तो यहाँ पर अग्रभिनत में सिंपल सा आरेख है। एक आपको ऐसे डायोड बना लेना है, ये इस तरह से, ये पी क्षेत्र कहलाता है, ये एन क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपको वोल्ट मीटर भी इस तरह से जोड़ देना है समांतर क्रम में, और इसमें एम ए लिख देंगे, या माने मिली एमीटर आप जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक बैटरी लगा देना है ये, और यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना, इस बैटरी में प्लस और इसमें माइनस। ये इसका संधि डायोड का अग्रभिनत का नामांकित रेखा चित्र हो गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का नामांकित परिपथ का आरेख बनाइए। तो यहाँ पर इस तरह से एक हमको कुंडली बनाना है, और इस पर हमको एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाना है, बीच में दो लाइन खींचना है जो ट्रांसफार्मर के क्रोड को दर्शाएगा, फिर इस तरह से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर डायोड बना देना है, इसमें हम लिख देंगे डी, और इसके बाद यहाँ पर इसमें एक लोड बना के बाहर की ओर ऐसे निकाल देंगे, आर एल हो गया। यहाँ बिंदु ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यहाँ पी लिख सकते हैं, यहाँ एस लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो है डायग्राम बनेगा, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी का नामांकित परिपथ का आरेख हो गया। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13 है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करिए। अथवा ये प्रश्न है, ह्यूइट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए एवं ह्यूइट स्टोन सेतु संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न 13 था कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधक आर में बहने वाली धारा आई के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ये थोड़ा प्रश्न आधा अधूरा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेल बना लेना है, ये सेल हो गया, ये इसके आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक बाह्य प्रतिरोध। इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये जो है ई है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर की ओर धारा बहेगी, ये आई, ये ऊपर जाएगा। तो ये चित्र बना लेंगे। चित्र में लिखेंगे, माना सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, बाह्य प्रतिरोध परिपथ का आर है, और इसमें बहने वाली धारा आई है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सूत्र लिखना है, धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, और बटे में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। ये सूत्र होता है, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हल करना है। तो धारा को आई से लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास ई है, कुल प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर दो प्रतिरोध हैं, इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई। इसका गुणा करेंगे इधर तो दोनों में गुणा हो जाएगा। आगे के स्टेप में देखेंगे, इस आई आर को ओम के नियम से भी लिखते हैं, तो भी प्लस ये हो गया आई आर इक्वल टू क्या हो गया ई। अब यहाँ पर हमको भी का पक्षांतर कर देना है, तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस भी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस भी अपॉन में क्या हो जाएगा, आई। इस तरह से यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध के बीच का संबंध होगा। तो यह आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये विद्युत वाहक बल हो गया, विभवांतर हो गया, ये धारा, इनके बीच का संबंध है ये। अब यहाँ हमारे पास प्रश्न था, व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप एक चतुर्भुज बना लेंगे, यहाँ धारा मापी लिख देंगे, आई जी लिख देंगे, ये I1 हो गया, I2, यहाँ I3, यहाँ हो गया I4, प्रतिरोध ये हो गया R1, R2, R3, R4, यहाँ धारा हो गई, यहाँ बैटरी हो गया। इस तरह से नाम करके ये चित्र बना देना है। यहाँ R1, R2, R3 ये क्या है, प्रतिरोध है, जी धारा मापी है, बी बैटरी है, कुंजी के है। और इसमें सेतु संतुलन की शर्त है कि यदि आई जी बराबर 0 हो, माने धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो R1 बटे R2 बराबर R3 अपॉन R4 होता है। इस तरह से ये संतुलन की शर्त है। इसकी व्याख्या या इसको निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ नामांकित आरेख बनाने के लिए और इसकी शर्त लिखने के लिए बोला है। तो इतना ही करेंगे हम।
चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली एक परिनालिका में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणे 10 की घात -7 दिया है। और दूसरा प्रश्न एक और ले लेते हैं इसी का अथवा वाला। एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ हमको दिया था परिनालिका की लंबाई 2 मीटर है, उसमें फेरों की संख्या 100 है, उसमें प्रवाहित धारा 20 है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है परिनालिका का, तो वैसे तो ये सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। स्मॉल n का मान कैपिटल N अपॉन L होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल N अपॉन L लिख दिए हैं। अब इसमें सभी मान रखते हैं। ये म्यू नॉट का मान क्वेश्चन में दिया था 4 पाई गुणे 10 की घात -7 है। एन का ये मान दिया है कितना 100, तो 100 लिख दिए हैं। फिर यहाँ आई लिखा है, आई का मान 10 है तो यहाँ 10 लिख दिए हैं। फिर एल है, इसका मान 2 दिया है तो 2 लिख दिए हैं। अब इस 2 से यदि हम काट देंगे, कोई भी संख्या काट दें, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ पर यहाँ या फिर ऐसा समझ लेते हैं, अभी हम उसको नहीं काटते हैं, इसको 2 दूनी 4 कर दिए, 2 काट इससे काट दिए। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको समझिए। 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, और ये 10 की घात तो 1 है ही, तो 2 और 1 कम हो जाएंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा, माने 2 पाई गुणे 10 की घात -4 टेस्ला हो गया। यदि पाई का मान 3.14 रख दें तो गुणा कर देंगे तो 6.28 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका अब अथवा वाला प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। तो एक सीधा धारावाही तार था, उसमें प्रवाहित धारा 30 एम्पियर थी, और जो दूरी थी 30 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 10 की घात -2 लिखेंगे, तो ये 10 की घात -2 मीटर में हो गया। अब हम जानते हैं तार के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। मान रख देंगे म्यू नॉट का मान ये 4 पाई गुणे 10 की घात -7। आई का मान इसमें कितना दिया है 30, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 30। फिर ये 2 पाई लिख दिए हैं, और फिर यहाँ आर का मान ये है 30 गुणे 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 लिख दिए हैं। यहाँ से 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ बचा 2। अब घात की बात करते हैं तो ये -2 है तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो -7 और +2 क्या हो गया 10 की घात -5 टेस्ला। तो इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उस तार की। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करिए। नामांकित किरण का आरेख, एक परिभाषा देना है, एक अनुप्रयोग लिखना है। दूसरी तरफ यहाँ प्रश्न है, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। तरंगाग्र की परिभाषा देना है, बिंदु स्रोत से निकलने वाले तरंगाग्र का आरेख बनाना है, और द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे उत्पन्न होती हैं ये हमको बताना है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। यहाँ 15वां प्रश्न था पहला, कि हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आरेख बनाना है, तो आप ये वाला आरेख बनाएंगे इस तरह से। ये ऊपर जो है ये कौन सा माध्यम है, विरल। नीचे वाला कौन सा माध्यम है, सघन। और इसमें जो कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। और इस तरह से यहाँ पर हमको ये बनाना है, ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वह सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो अपनी परिभाषा है उसी के हिसाब से चलिए चित्र को देख लीजिए, कि जब प्रकाश किरण कहाँ से जाए, सघन से विरल में जाए, फिर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इसे ही हम
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर यहाँ एक अनुप्रयोग है, तो अनुप्रयोग में लिख सकते हैं प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु में इसमें क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक बाहरी परत के अपवर्तनांक से अधिक होता है, और जब उचित कोण पर प्रकाश इसमें डाला जाता है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं, ये प्रकाशिक तंतु का चित्र हो गया। यहाँ पर दो परत में हमको बना देना है इस तरह से। तो यहाँ का जो अपवर्तनांक होगा ये कम होगा, और जो अंदर का अपना अपवर्तनांक होगा ये क्या होगा, अधिक होगा। जब प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस तरह से प्रकाशिक तंतु में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अथवा वाला प्रश्न था कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न विक्षोभ के समान कला में दोलन करते हुए सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। सिंपल से कह सकते हैं कि जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था तब बिंदु स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र का आरेख बनाना है। ये बिंदु स्रोत से बनने वाला जो तरंगाग्र है, इस तरह से आपको घेरे चाहे जितने भी बना लीजिए, ये किस तरह का तरंगाग्र बनता है, गोलीय तरंगाग्र बनता है। फिर तीसरा पूछा था कि हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्गमन कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इस तरह से जो पहला बिंदु था हाइगन्स के सिद्धांत का, उसको हमको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ 17वां प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु क्यू ए 2 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी -2 माइक्रोकुलाम है, निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। एक ये प्रश्न है 17वां में। अथवा प्रश्न है 3 पीएफ 4 पीएफ और 5 पीएफ धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ये दोनों प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट हैं इस साल के लिए भी। अब यहाँ 17वां प्रश्न है क्यू ए, जो ए बिंदु पर है उसका मान है 2 माइक्रोकूलाम, क्यू बी का मान है -2 माइक्रोकूलाम। यदि इसको हम बदलना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ कूलाम। माइक्रो का मतलब ये है, इनका मैं परिमाण लिख रहा हूँ ना। अब 2a माने उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर दी है, तो a बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसके मध्य बिंदु पर हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर होगा। अब ओ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो प्लस से, ये प्लस आवेश है ना, प्लस से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर मान इस दिशा में होगा, तो ई ए का मान भी उसी दिशा में होगा। और ये बी है, इसकी दिशा भी माइनस आवेश की ओर होती है, तो ई बी का मान भी वही होगा, सेम दिशा में होगा, माने दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले ई ए का मान निकालते हैं। तो ये ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस क्यू की जगह पर क्यू ए है, और आर की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, ए। आर भी ले सकते थे। अब इनका मान रख देते हैं। तो इसका मान जो है, नीतांक का मान 9 × 10⁻⁹ होता है। ये क्यू का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। अभी हम ये लिखे थे ना, ये लिखे थे 2 × 10⁻⁻⁶ आवेश का मान हो गया। अब ए का मान दूरी है, तो ये 20 × 10⁻2 है। यहाँ पर लिख दिए हैं 20 × 10⁻2 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर ना लिख करके डायरेक्ट कर दिए हैं। 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, 10⁻2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। एक स्टेप आप लिख लेंगे। अब इसमें देख लीजिए जो कुछ कटने लायक है, तो ये 2 दूनी कितना हो गया, ये 200 हो जाएगा। फिर इस 200 को 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 4.5। तो हम इसकी जगह 4.5 लिख लिए। अब घातों को देखते हैं। ये 4 जाएगा तो -4 है, तो यहाँ +4 हो जाएगा।
ये 100 है, 100 को 10 की घात 2 लिखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब 6 में 2 ये जाएगा तो -8, -8 में यहाँ पर 4 चला जाएगा। अभी ये 9 भी है तो 9 भी देख लीजिए, प्लस प्लस वाले पहले जोड़ देंगे तो ये 9 4 13 हो गया, और यहाँ पर 6 4 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसके इस तरह से हम जब निकालेंगे तो ये 4.5 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा इसका मान। ये +4 है, कट जाएगा इसमें से। अब ये 4.5 गुणे 10 की घात 5 सिर्फ ई ए का आया, तो ई बी का मान भी यही आएगा। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4.5 और 4.5 जोड़ेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। घात न जुड़ेगी, ये समझ लेना है, कॉमन होके ये 4.5 और 4.5 जुड़ के 9 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ए से बी, और इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न था इसी के साथ कि 3 संधारित्र हैं, 3 पिको फैरेड माने 3 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। C2 का मान 4 पी एफ था तो 4 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। पी का मतलब पिको होता है, उसका मान 10 की घात -12। C3 का मान 5 पिको फैरेड था तो 5 गुणे 10 की घात -12। इसमें जो वोल्टेज है 120 वोल्टेज है। अब ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो C बराबर C1 + C2 + C3 हो जाएगा। तो यहाँ C1 का मान कितना है 3, और ये इसका मान है 4, और इसका मान है 5, और सब में 10 की घात -12 है तो कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगा 4 3 7 5 12 गुणे 10 की घात -12 इसका तुल्य धारिता आ गया। चाहे तो इसको 12 पीएफ भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब पहले संधारित्र पर आवेश निकालना है, तो आवेश का सूत्र होता है Q1 C1 V। तो C1 का मान देख लीजिए, ये है 3 गुणे 10 की घात -12, और V का मान यहाँ पर दिया है 120। गुणा कर देंगे तो ये 12 तिहाई 36 हो जाएगा, माने 360 हो जाएगा। 360 गुणे 10 की घात -12, 2 अंक हम इधर दशमलव लगाएंगे तो इसमें +2 कर देंगे, ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात -10। इसी तरह से जब मैं इसको निकालूंगा तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर C2 भी करूँगा, तो C2 का मान 4 है, V का मान 120 है, तो 12 चौक 48 इस तरह से हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो C3 भी करेंगे। ये चीज़ भी पहले सूत्र लिख देना है, फिर मान रख देना है, इसमें डायरेक्ट इस तरह से नहीं करना है। चलिए इसमें 18वां प्रश्न देखते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों पर प्रेरित गतिक विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निगमित करना है। या फिर इसी का अथवा है एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर हमको निकालना है, इसका व्यंजक निकालना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक है, इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपको चित्र बना देना है। यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर इसकी यल लंबाई है, यहाँ पर इसका वी वेग है, और ये पी क्यू आर एस लिखा हुआ है। इस तरह से चित्र बना लेना है। अब चित्र के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है कि एक आयताकार चालक पी क्यू आर एस है, जिसमें पी क्यू स्थिर वेग भी से बाईं ओर बिना ऊर्जा क्षय के गति कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तो जब ये गति करता है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू, ये कैसे आ गया, थोड़ा एक स्टेप इसमें कम है। फाई इक्वल टू लिखेंगे हम बी ए कॉस थीटा की जगह 0 लिख देंगे, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बी। क्षेत्रफल का मतलब हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई एल है, चौड़ाई एक्स माने हैं, तो बी एल एक्स हो गया। इस तरह से फाई का मान बी एल एक्स हो गया। अब ई इक्वल टू होता है -d∅/dt, ये लिख देंगे फैराडे के द्वितीय नियम से। इक्वल टू -d/dt, फाई का मान यहाँ पर बी एल एक्स है, ये वाला मान यहाँ पर उठा के रख देना है। तो इक्वल टू हो जाएगा बी एल तो फिक्स है, तो -bl, नहीं bl लिख देता हूँ, bl अंदर लिख देता हूँ -dx/dt। ये जो बाहर का माइनस है भीतर कर देते हैं, तो dx का मतलब विस्थापन है और dt का मतलब समय है, तो विस्थापन बटे समय वेग होता है, तो ये हो जाएगा bl भी। इस तरह से यहाँ पर ये गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ एलसीआर परिपथ है, तो ये एलसीआर इस तरह से जोड़ देंगे, ये चित्र बना लेंगे। यहाँ पर बता देंगे कि वीएल का वोल्टेज ये आई एक्सएल है, वीसी का आई एक्ससी है, वीआर का आई आर है,
और यहाँ पर फिर ये फेजर डायग्राम बनाना है। इस तरह से यहाँ पर लिख देना है कि जो प्रेरक का वोल्टेज है 90 अंश अग्रगामी ऊपर है, तो धारा से अब ये संधारित्र का वोल्टेज 90 अंश पश्चगामी है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज में ये भर देखना है कि ये जो हमारे पास ये त्रिभुज बना है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो लंब के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो आधार ये है, लंब ये है, तो यहाँ पर यही चीज हम लिख दिए हैं। कर्ण का वर्ग होता है तो वर्ग नहीं लगाए तो रूट लगा दिए, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इनका वर्ग कर दिए हैं। और यदि हम इनका मान रख दें, यहाँ वी आर का मान आई आर होता है, वी एल का आई एक्सएल होता है, एक्सएल का ओमेगा एल होता है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, वी आर इक्वल टू आई आर, और वी सी इक्वल टू होता है आई एक्स सी या आई अपॉन ओमेगा सी, और वी एल का होता है आई एक्सएल, एक्सएल का मान भी रख देंगे तो आई ओमेगा एल। तो इस तरह से ये हम वी एल का रखेंगे आई ओमेगा एल, वी सी का रखेंगे आई ओमेगा सी, वी आर का लिखेंगे आई आर, और यही आई को हम बाहर लिख दिए इसलिए भीतर आई नहीं लिखा। अगले स्टेप में इस आई का पक्षांतर कर देंगे, बटे में कर देंगे तो ये प्रतिबाधा कहला जाएगा, बाकी सूत्र वही है। फिर यहाँ पर हम कलांतर निकालेंगे तो यहाँ पर लंब बटे टेन थीटा निकालेंगे, टेन फाई, तो ये लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब का मान अभी चित्र में देखे थे, फिर से देख लीजिए, लंब का मान वी एल माइनस वी सी है, आधार का मान वी आर है, ये दोनों मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर वी एल का मान ओमेगा एल, वी सी का मान 1 अपॉन ओमेगा सी है, आर है, और यहाँ से फाई को बचा के टेन का पक्षांतर करेंगे तो टेन इनवर्स इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी आर हो जाएगा। ये हम मान रखेंगे, वी एल का आई एक्स एल, वी सी का आई एक्स सी, फिर भी आई आर आई वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, तो एक स्टेप आप चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको ये कलांतर निकालना है। अब यहाँ 19वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। F1 व F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस A और B को संपर्क में रखा गया है। तो इस तरह से हम इसको संपर्क में रख दिए हैं, तो हमको संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ दो लेंस हैं, मान के चलते हैं कि कोई वस्तु लेंस ए के सामने रखी है ओ पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर। और जब बी लेंस रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। यहाँ आई वन पर बनता है, आई पर बनता है। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। इसको अलग से मेरे यूट्यूब के वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें एक सूत्र लगेगा, एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए, एक बटे भी है तो पहले हम भी वन लिख देंगे, यू को यू ही रहने देंगे, पहले में यही लिखेंगे जब ए लेंस ले लेंगे। और यहाँ F1 कर दिए हैं, ये थोड़ा इधर लिखा, ये इधर लिख दिए हैं, इधर लिख दिया। दूसरे लेंस में भी हम जब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि भी को तो हम भी ही लिखे, ये देखिए भी को भी ही लिखें, यू को लिख देंगे V1 और इसको लिख देंगे F2, ये दूसरे लेंस के लिए हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर एक स्टेप यहाँ पर नहीं है, जोड़ेंगे तो यहाँ 1/V1 माइनस 1/U ये वाला टर्म है, फिर ये वाला है प्लस 1/V माइनस 1/V1, और यहाँ पर है 1/F1 इक्वल टू में 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब यदि U इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो V इक्वल टू F होगा, माने यदि अनंत में वस्तु हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो यही मान रख देंगे, तो 1/F माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। अब यहाँ पर इन्फिनिटी का तो मान 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। इस तरह से संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक आ जाएगा। इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, मेरे वीडियो में अलग से देख लीजिएगा। फिर यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं किया है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से करिएगा। तो ये मेरे उसमें यूट्यूब वीडियो में अलग से टॉपिक में पड़ा है, उसको आपको देखना। चलिए यहाँ 20वां प्रश्न देख लेते हैं। रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की दो कमियां लिखिए और व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इन कमियों को कैसे दूर किया गया है।
दूसरा ये है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन का एक एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। चलिए इन दोनों प्रश्नों को समझते हैं। अब यहाँ 20वां नंबर है, इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की दो कमियां। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होने से यह नाभिक में गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु में विविक्त असतत वर्णक्रम की व्याख्या करने में असफल रहता है। अब इसमें जो है इसको कैसे कमियां दूर की गई हैं, तो यहाँ पर जो बोर मॉडल के अभिगृहित हैं वही यह लिख देना है। बोर ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ स्थायी कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, माने विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है, अतः नाभिक स्थायी होते हैं। दूसरा, ये बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के विविक्त वर्णक्रम की व्याख्या करते हुए बताया कि जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं तो फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इस तरह से है। फिर अगला प्रश्न था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को समझाना है। तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसके नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप लिख करके बता सकते हैं, इसको आपको रटना पड़ेगा। यह क्रिया जो है ये पूरा सब नहीं लिखना है। नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप और दाब पर हो सकती है। ऐसी स्थितियां तारों के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। इसी का उल्टा है। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकीय खंडों में विखंडित हो जाता है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा निकलती है। यूरेनियम का ये उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। इस तरह से ये इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में और परमाणु बम में किया जाता है। तो ये थे। और 2024 का पेपर जो है अच्छा है, इसके सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम प्रश्न इससे फंसेंगे।